ब्रिटिशर्स ने अमेरिका के ईस्टर्न समुद्री किनारे पर मेन से जॉर्जिया तक कॉलोनियों की एक श्रृंखला बसाई। और मेन और जॉर्जिया के बीच ये जितनी सिटीज़ हैं ये सब मिलकर 13 सिटीज़ थी जो ब्रिटेन की अमेरिका में कॉलोनी बनी। 1775 तक इन कॉलोनियों में करीब 25 लाख लोग रहते थे। ये सभी कॉलोनियाँ अंग्रेजी लॉ और कल्चर के तहत चलती थी। ज़्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे और अंग्रेजी बोलते थे। इन्हीं कॉलोनियों ने मिलकर बाद में अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स की नींव रखी। ब्रिटेन को अमेरिका में कॉलोनी बनाने के लिए कई चीज़ें मोटिवेट की, जैसे इकोनॉमिकली बात करें तो प्रॉफिट और रिसोर्सेस, ये उनका मेन पर्पस था कॉलोनी बनाने का। चार्टर कंपनी के थ्रू इन्वेस्टर्स नए इलाकों का इस्तेमाल व्यापार, नकदी फसलों जैसे तंबाकू और कच्चे माल के लिए करना चाहते थे। एग्जाम्पल के लिए वर्जीनिया कंपनी ऑफ लंदन ने 1607 में जेम्स टाउन की स्थापना सिर्फ अपने निवेशकों के लिए पैसा कमाने के मकसद से की थी। ये था इकोनॉमिक मोटिवेशन। अब अगर रिलीजन की बात करें तो कई सेटलर्स जो थे यानी जो बसने वाले लोग थे उनको अपने देश में यानी इंग्लैंड में रिलीजियस परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा, जिसके चलते वो अमेरिका आए। इनमें से सबसे प्रमुख थे पिलग्रिम्स जो इंग्लैंड के अलग हुए प्यूरिटन्स थे। 1620 में प्लेमाउथ आए थे जो कि मैसाचुसेट्स में है, ताकि वे बिना चर्च ऑफ इंग्लैंड की दखलंदाजी के अपने धर्म का पालन कर सकें। अच्छा, अलग हुए प्यूरिटन्स का मतलब यहाँ पर यह है कि प्यूरिटन्स 16वीं और 17वीं सदी के धार्मिक सुधारक थे यानी रिफॉर्मर्स थे, जो इंग्लैंड के चर्च ऑफ इंग्लैंड को और प्योर बनाना चाहते थे, शुद्ध बनाना चाहते थे। इसलिए इन्हें प्यूरिटन्स कहा गया, यानी धर्म को शुद्ध करने वाले। इनका मानना था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड में अभी बहुत सारी कैथोलिक परंपराएं बची हुई हैं जिन्हें हटाना जरूरी है। वे चाहते थे कि पूजा और धार्मिक जीवन बाइबल के अनुसार पूरी तरह से अनुशासित और सरल हो। 1620 में कुछ प्यूरिटन्स, जिन्हें पिलग्रिम्स कहा गया, में फ्लावर नामक जहाज से अमेरिका पहुंचा और प्लेमाउथ कॉलोनी बसाई। इसके बाद और भी कॉलोनियाँ बनी, जैसे मैसाचुसेट्स बे 1630 में जहाँ प्यूरिटन लोग बसे। फिर पेंसिल्वेनिया 1681 में जो क्वेकर्स के लिए थी, ये भी एक रिलीजियस ग्रुप था। और मैरीलैंड 1632 में जो कैथोलिक लोगों के लिए बनाई गई थी। इन सभी जगहों का मकसद था कि धार्मिक भिन्नता रखने वाले लोग शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन कर सकें। पॉलिटिकल और सोशल भी एक मोटिवेशन था जिसके कारण ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाई। जैसे ब्रिटेन अपने इलाके को बढ़ाना चाहता था और फ्रांस और स्पेन से मुकाबला करना चाहता था। कुछ कॉलोनियाँ रणनीति या सामाजिक कारणों से भी बनाई गई थी। जैसे 1733 में जॉर्जिया को कर्ज में डूबे लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह और स्पेनिश, जिसकी कॉलोनी फ्लोरिडा थी, उनके खिलाफ एक ढाल के रूप में बसाया गया था। कॉलोनियों के जरिए इंग्लैंड की बढ़ती आबादी को जमीन दी जा सकती थी, जिससे यूरोप में गरीबी और असंतोष कुछ हद तक कम हो सके। इंग्लैंड में अक्सर सेटलमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए चार्टर कंपनियों और ग्रांट्स का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे 1606 में किंग जेम्स वन ने 2 कंपनियों को चार्टर यानी अनुमति दिया, वर्जीनिया कंपनी ऑफ लंदन और प्लेमाउथ कंपनी। आसान भाषा में कहा जाए तो 1606 में इंग्लैंड के राजा जेम्स ने 2 कंपनियों को अमेरिका में बस्तियां बसाने की इजाज़त दी। एक थी लंदन वाली वर्जीनिया कंपनी और दूसरी थी प्लायमथ कंपनी। ये कंपनियां वहां जाकर नए शहर बसाने और व्यापार करने वाली थी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, वर्जीनिया कंपनी जो है वो जेम्स टाउन में इस्टेब्लिश हुई 1607 में और ये पहली परमानेंट इंग्लिश कॉलोनी थी। उसी तरह प्लेमाउथ काउंसिल ने कई समुद्री यात्राओं को स्पॉन्सर्ड किया, जिनमें से सबसे प्रमुख थे पिलग्रिम्स जो प्लेमाउथ मैसाचुसेट्स में कॉलोनी बनाई थी 1620 में। समय के साथ चार्टर के द्वारा और भी कॉलोनीज बसी, जैसे 1630 में बॉस्टन और मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी, 1632 में मैरीलैंड, 1663 में कैरोलिना, 1681 में पेंसिल्वेनिया और 1732 में जॉर्जिया। हर चार्टर में जमीन के अधिकार और शासन की रूपरेखा दी गई थी। कई शुरुआती बस्तियां इन्हीं कंपनियों या जमींदारों के पैसे से बसाई गई थी। समय के साथ कुछ चार्टर रद्द किए गए या दोबारा बनाए गए। जैसे 1712 में कैरोलिना को बांटकर नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना बना दिया गया और 1752 में जॉर्जिया को रॉयल कॉलोनी बना दिया गया। मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड और न्यू हैम्पशायर, ये सिटीज़ जो स्टार्टिंग में प्यूरिटन सेटलमेंट्स हुए थे, उसके बाद ये सिटीज़ फॉर्म्ड हुई जो न्यू इंग्लैंड कॉलोनी बन गई। मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी की बात करें तो इसको 1629 में चार्टर द्वारा सेटलमेंट के लिए मंजूरी के बाद 1630 में लोग सेटल हुए, जहां हजारों की संख्या में प्यूरिटन फैमिली सेटल हुई।
जिन्होंने टाउन बेस्ड सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज इस्टेब्लिश किया। फिर 1630 के समय थॉमस हुकर, रॉजर विलियम्स, एन हटकिंसन ने कनेक्टिकट और रोड आइलैंड नाम की 2 सिटीज़ बसाए। ये लोग जो थे ये मैसाचुसेट्स से पॉलिटिकल और रिलीजियस डिसएग्रीमेंट के चलते आए थे। न्यू इंग्लैंड की जो इकोनॉमी थी वो छोटे फार्म्स, फिशिंग, ट्रेड पर बेस्ड थी, क्योंकि हिली रीजन होने के कारण प्लांटेशन बहुत कम होते थे और कुछ लोग समुद्री व्यापार भी करते थे। जैसे जैसे सेटलर्स जो थे न्यू इंग्लैंड कॉलोनी में वो एरिया को एक्सपेंड करते गए, तो इसके कारण जो नेटिव लोग थे उनसे रिलेशंस बिगड़ते गए। शुरुआत में रिलेशंस अच्छे थे, जैसे वहाँ की जो ट्राइब थी वैपानवाग ने कॉलोनिस्ट को खेती करना सिखाया, लेकिन लैंड को एक्सपेंड करने के कारण ये आप कह सकते हैं जबरन ज़मीन को लेने से रिलेशंस और भी ख़राब हो गए। फिर 1637 में हुआ पिकॉट वॉर, और ख़ासकर 1675 से 76 में हुआ किंग फिलिप्स वॉर। ये दोनों बहुत ही खतरनाक लड़ाइयाँ थी, जिनमें न्यू इंग्लैंड के नेटिव लोग और यूरोपीय बसने वालों के बीच भारी संघर्ष हुआ। किंग फिलिप्स वॉर तो सबसे खून खराबे वाले कॉलोनियल वॉर में से एक था। इस वॉर में बहुत से नेटिव मारे गए और बसने वालों ने बड़ी मात्रा में जमीन पर कब्जा कर लिया। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और डेलावेयर ये सिटीज़ ब्रिटेन की मिडिल कॉलोनीज थी, जो डाइवर्सिटी और एग्रीकल्चर के लिए फेमस थी। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ये पहले डच की कॉलोनी हुआ करती थी और 1614 में उन्होंने अपनी पहली कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी। फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने 1664 में जब डच और ब्रिटिशर्स के बीच वॉर हुई, तब इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। विलियम पेन की पेंसिल्वेनिया, जिसको 1681 में चार्टर मिला था, और डेलावेयर जो 1704 में पेंसिल्वेनिया से अलग हुआ था, ने क्वेकर, कैथोलिक, लूथरन और दूसरे धर्मों के लोगों का स्वागत किया। यहाँ की फर्टाइल लैंड की वजह से ये कॉलोनियाँ ब्रेड बास्केट कहलाई, क्योंकि यहाँ से अनाज की सप्लाई होती थी। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया की राजधानी फिलाडेल्फिया जैसे बड़े बंदरगाह व्यापार के बड़े केंद्र बन गए। न्यू इंग्लैंड के मुकाबले मिडिल कॉलोनीज में कई ग्रुप के लोग रहते थे, जैसे डच, जर्मन, स्वीडिश और ब्रिटिशर्स तो थे ही। यहाँ रिलीजियस टॉलरेंस थी, मतलब धार्मिक सहिष्णुता थी, यानी सब धर्मों को मानने की आज़ादी थी। इसके अलावा यहाँ फ्रंटियर वॉर कम होते थे, क्योंकि नेटिव अमेरिकनों के साथ ज़्यादा बड़े टकराव नहीं हुए। इसका एक कारण विलियम पेन की शांतिपूर्ण नीतियाँ भी थी। विलियम पेन की बात की जाए तो आज का जो पेंसिल्वेनिया स्टेट है वो इनके नाम पर पड़ा। क्या हुआ था कि ये एक क्वेकर थे, यानी ऐसे क्रिश्चियन जो शांति, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। 1681 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने विलियम पेन को एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा दिया, जिसे पेंसिल्वेनिया कहा गया। ये कॉलोनी पेन को इसलिए दी गई थी क्योंकि राजा का विलियम पेन के पिता से कर्ज चुकाना बाकी था। विलियम पेन ने पेंसिल्वेनिया को एक ऐसी जगह बनाया जहां हर धर्म के लोग शांति से रह सकें। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, न्यायपूर्ण सरकार और नेटिव अमेरिकन के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार की नीतियां अपनाई। यही कारण था कि क्वेकर, कैथोलिक, यहूदी, लूथरन और दूसरे यूरोपीय प्रवासी यहाँ बसने लगे। पेंसिल्वेनिया की राजधानी फिलाडेल्फिया बन गई, जो जल्द ही एक बड़ा व्यापारिक बंदरगाह और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। और डेलावेयर का पेंसिल्वेनिया से अलग होने का रीज़न ये था कि जब विलियम पेन को पेंसिल्वेनिया की ज़मीन दी गई तो उसमें आज का डेलावेयर राज्य भी शामिल था। उस समय डेलावेयर को लोअर काउंटीज ऑन दी डेलावेयर कहा जाता था, यानी डेलावेयर नदी के पास की निचली ज़मीन है। हालांकि ये इलाके पेंसिल्वेनिया का हिस्सा थे, पर वहाँ के लोगों की ज़रूरतें और संस्कृति अलग थी और वे पेंसिल्वेनिया की सरकार से खुद को जुड़ा महसूस नहीं करते थे। इसलिए 1704 में डेलावेयर को एक अलग असेंबली की अनुमति दे दी गई, यानी अब वहाँ की अपनी सरकार बनने लगी। तब से डेलावेयर ने पेंसिल्वेनिया से राजनीतिक रूप से अलग होकर स्वतंत्र प्रशासन शुरू किया, लेकिन दोनों कॉलोनियाँ अभी भी एक ही गवर्नर के अधीन थी। डेलावेयर का यह विभाजन न्यू कैसल शहर से हुआ, जो उस समय वहाँ का प्रमुख शहर और प्रशासनिक केंद्र था। तो ये थी ब्रिटिशर्स की मिडिल कॉलोनीज। और अब सदर्न कॉलोनीज की बात की जाए तो मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया ये स्टेट्स आते थे, जो मुख्य रूप से प्लांटेशन और खेती पर बेस्ड थी। वर्जीनिया कंपनी ऑफ लंदन ने 1607 में जेम्स टाउन की स्थापना की, जो आगे चलकर वर्जीनिया बना, और मैरीलैंड को 1632 में चार्टर दिया गया था। इन दोनों स्टेट्स ने अपनी इकोनॉमी टोबैको की खेती से बनाई थी। नॉर्थ और साउथ कैरोलिना, जिसको 1663 में चार्टर मिला और 1712 में अलग हुए, यहाँ पर चावल और नील का प्लांटेशन किया जाता था और इनमें भारी मात्रा में जो
स्लेव्स थे उनसे काम लिया जाता था। जॉर्जिया जो 1733 में स्थापित हुआ ने शुरू में गुलामी पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में वहाँ भी इसे अपनाया गया। जॉर्जिया एक सैन्य बफर यानी सुरक्षा क्षेत्र के रूप में भी काम करता था। इन कॉलोनियों में जमीन के मालिकों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था, लेकिन फिर भी हर कॉलोनी में एक असेंबली होती थी। जैसे वर्जीनिया की हाउस ऑफ बर्जेसेस जो वहाँ के बसने वालों का प्रतिनिधित्व करती थी। मर्सेंटाइल सिस्टम यानी व्यापार प्रणाली के तहत दक्षिणी कॉलोनियों से निर्यात होने वाले सामान जैसे तंबाकू, चावल और इंडिगो को ब्रिटिश बाजारों के जरिए ही बेचा जाता था। तो कुल मिलाकर ब्रिटिश की इन 3 कॉलोनीज, न्यू इंग्लैंड, मिडिल कॉलोनीज और सदर्न कॉलोनीज में 13 सिटीज थी। अब यहीं से अमेरिका की रिवॉल्यूशन का रास्ता बनता है, जब 18th सेंचुरी के दौरान ये 13 जो स्टेट्स थे इनकी पॉपुलेशन में वृद्धि होती है, डेवलप्ड होने लगते हैं और इन सभी स्टेट्स की अपनी अपनी सेल्फ गवर्निंग काउंसिल्स भी थी जिनका खुद का कानून था। और आमतौर पर जैसे इंग्लैंड में राइट्स थे यानी अधिकार थे, वैसे ही अधिकारों का आनंद लेते थे। फिर ये 13 कॉलोनीज आपस में और भी क्लोजली काम करने लगते हैं, जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ शेयर करना और भी तरह की चीज़ें। फिर शुरू होता है फ्रेंच एंड इंडियन वॉर, जो कि 1754 से 1763 तक चलता है, जिसको 7 ईयर्स वॉर भी कहते हैं। तो होता क्या है कि 7 साल चलने वाले इस वॉर में ब्रिटेन की जीत होती है। ट्रीटी ऑफ पेरिस जो 1763 में होती है, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग फ्रांस की जितनी कॉलोनीज थी यूएस में, मिसिसिपी रिवर के ईस्ट में, सिवाय न्यू ऑरलेंस के, क्योंकि न्यू ऑरलेंस को फ्रांस ने स्पेन को दिया था, क्योंकि स्पेन की जो कॉलोनी थी वो फ्लोरिडा थी और फ्लोरिडा को ब्रिटेन ने ले लिया था और स्पेन के साथ फ्रांस का गठबंधन था। तो एज अ कॉम्पनसेशन न्यू ऑरलेंस देना पड़ा स्पेन को। हाँ, तो फिर वही सारा एरिया रिवर के ईस्ट में यानी मिसिसिपी रिवर के ईस्ट में ब्रिटिश का हो जाता है। फिर क्या होता है कि फ्रांस पर जीत के बाद ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका में अपने एरिया को एक्सपेंड किया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्रिटेन के ऊपर कर्ज चढ़ गया। 1756 में कर्ज था 75 मिलियन पाउंड, जो 1763 आते आते हो गए 133 मिलियन पाउंड। और ब्रिटेन ने सोचा कि अमेरिकन कॉलोनीज के रेवेन्यू से इस कर्ज को सुधारा जाए। फिर 1763 में किंग जॉर्ज III ने रॉयल प्रोक्लेमेशन जारी किया, जिसे नेटिव अमेरिकन के साथ रिलेशन सुधारने के लिए जारी किया गया था। और इस प्रोक्लेमेशन में अपलाशियन पहाड़ों के वेस्ट में कोई भी कॉलोनी बनाने से रोक दिया गया। इससे कई बस्तियां बसाने वाले और जमीन के व्यापारी नाराज हो गए। इनमें जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे लोग भी शामिल थे। जॉर्ज वॉशिंगटन जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनते हैं आगे चलकर, क्योंकि उन्हें यह नियम विस्तार में रुकावट जैसा लगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जो अमेरिका में बसे हुए ब्रिटिशर्स थे उनके बीच यानी कॉलोनिस्ट, और जो नेटिव ब्रिटिशर्स थे यानी इंग्लैंड में उनके बीच। फिर 1764 में शुगर एक्ट इंप्लीमेंट किया गया, जिसके तहत चीनी और गुड़ पर टैक्स लगाया गया। ये एक्ट ब्रिटेन की कोशिश थी कि वो कॉलोनियों के व्यापार को कंट्रोल करें, लेकिन इस फैसले का कॉलोनियों में जोरदार विरोध हुआ। लोगों ने प्रदर्शन और बॉयकॉट शुरू कर दिए, क्योंकि उनका कहना था कि बिना हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव की मंजूरी के टैक्स लगाना हमारे अधिकारों के खिलाफ है, जिसे वे कहते थे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। इसी इंसिडेंट के अगले साल यानी 1765 में स्टैम्प एक्ट इंप्लीमेंट किया गया। ये एक डायरेक्ट टैक्स था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी कागज़ की चीज़ें हैं, जैसे न्यूज़पेपर, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ताश के पत्ते और भी चीज़ें, इन सभी पर टैक्स लगाया गया था। इस कानून ने पूरे कॉलोनियों में गुस्से की लहर पैदा कर दी। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और एक नया ग्रुप बना जिसका नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी, जो ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए तैयार हुआ था। इसी बीच 9 कॉलोनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर स्टैम्प एक्ट कांग्रेस बुलाई, जहां उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ग्रीवेंसेस, जिसमें साफ कहा गया कि सिर्फ कॉलोनियों की अपनी विधानसभा ही उन पर टैक्स लगा सकती हैं, न कि ब्रिटिश संसद। इस घटना ने ब्रिटेन और कॉलोनियों के बीच बढ़ती खाई को और गहरा कर दिया। 1766 में जब स्टैम्प एक्ट को रद्द किया गया तो लोगों ने खुशी मनाई, लेकिन उसी समय ब्रिटिश संसद ने डिक्लेरेटरी एक्ट भी पास कर दिया। इस कानून में साफ कहा गया कि संसद को कॉलोनियों पर हर हाल में पूरी तरह से नियंत्रण का अधिकार है। इससे ये साफ हो गया कि ब्रिटेन अपने कब्जे को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था, और यही आगे चलकर संघर्ष की जमीन को तैयार करता है। फिर 1767 में टाउनसेंड एक्ट्स लागू किए गए, जिसके तहत कांच, शीशा, पेंट, कागज और चाय जैसी चीज़ों के आयात पर टैक्स लगाया गया।
इनका मकसद था पैसा जुटाना और व्यापार नियमों को सख्ती से लागू करना। इसके विरोध में कॉलोनियों में फिर से बहिष्कार शुरू हुआ। भले ही वो पहले जितने असरदार न रहे हों, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण थे। साथ ही साथ बॉस्टन में एक कस्टम बोर्ड बनाया गया ताकि टैक्स की निगरानी की जा सके, जिससे हालात और भी तनावपूर्ण हो गए। 1770 से 1773 के बीच कई इंसिडेंट हुए, जिससे कॉलोनिस्ट और ब्रिटिशर्स के बीच का डिवाइडेशन और भी तेज हो गया। 5 मार्च 1770 को हुआ बॉस्टन मैसेकर, जब ब्रिटिश सोल्जर्स ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गोली चला दी, जिससे 5 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें क्रिस्प एटक्स भी थे, जिसे पहला अमेरिकन माना जाता है जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की लड़ाई में मारा जाता है। फिर 1772 में हुआ गैस्पी अफेयर, जिसमें सन्स ऑफ लिबर्टी जो ग्रुप थी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, ने ब्रिटेन के टैक्स वाले जहाज HMS गैस्पी को रोड आइलैंड के पास जला दिया। ब्रिटिश सरकार ने इसे देशद्रोह मानकर जांच शुरू की, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई, जिससे ये साफ हो गया कि अब कॉलोनिस्ट खुलकर ब्रिटिश शासन को चुनौती देने लगे थे। 1773 का टी एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के लिए लाया गया था। इसके तहत चाय की कीमतें कम की गई और कंपनी को चाय बेचने का मोनोपोली दिया गया, यानी एकाधिकार। लेकिन इस कानून का विरोध कॉलोनिस्ट और चाय के स्मगलर्स ने किया। 16 दिसंबर 1773 को बॉस्टन टी पार्टी हुई। इसमें कुछ लोग रेड इंडियंस के भेष में आए और करीब 10,000 यूरो की चाय को बॉस्टन बंदरगाह में फेंक दिया। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा प्रतीकात्मक विरोध था। इसके जवाब में ब्रिटेन ने 1774 में इनटॉलरेबल एक्ट लागू किया, जिसमें बॉस्टन पोर्ट एक्ट शामिल था। जब तक नुकसान की भरपाई नहीं होगी, बॉस्टन बंदरगाह बंद रहेगा। दूसरा कानून था इसमें मैसाचुसेट्स गवर्नमेंट एक्ट। उपनिवेश की सरकार और इसके कानून बदल दिए गए, जिससे वहां की आज़ादी कम हो गई। तीसरा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट। ब्रिटिश अधिकारियों को कानूनी मामलों में विशेष सुरक्षा दी गई। और चौथा था क्वार्टरिंग एक्ट। उपनिवेशियों के घरों में ब्रिटिश सैनिकों को रहने की इजाज़त दी गई। इन कठोर कानूनों ने अमेरिका के बाकी उपनिवेशों में भी मैसाचुसेट्स के प्रति सहानुभूति और गुस्सा पैदा कर दिया, जिससे ब्रिटेन के खिलाफ एकजुटता और भी बढ़ गई। इन सब इंसिडेंट्स के बाद अमेरिकन कॉलोनिस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, जिससे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत होती है। और इसी के चलते सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया के कारपेंटर हॉल में पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की बैठक होती है और 12 से 13 कॉलोनी के लोगों ने अपने डेलीगेट्स भेजे थे और इनका मेन पर्पस था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। इस बैठक में बिना रिप्रेजेंटेटिव के टैक्स लगाने की निंदा की गई और एक डिक्लेरेशन जारी किया गया, जिसमें कई तरह के राइट्स थे, जैसे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स, असेंबली करने का अधिकार और न्यायिक सुनवाई जैसे अधिकारों को जरूरी बताया गया। साथ ही साथ 1 दिसंबर 1774 से ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने की अपील की गई। ये एक बड़ा कदम था एकता और सामूहिक विरोध की तरफ। इसी समय 1772 में सैमुअल एडम्स ने बॉस्टन में कमेटी ऑफ करस्पॉन्डेंस बनाई। इसका पर्पस था ब्रिटेन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, कॉलोनीज में तेजी से इंफॉर्मेशन फैलाना, नेशनल आइडेंटिटी और यूनिटी को बिल्ड करना। अब यहाँ से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और इंटेंस हो जाता है, जब 19 अप्रैल 1775 को बैटल ऑफ लेक्सिंगटन और कॉन्कर्ड की शुरुआत होती है। अप्रैल 1775 तक टेंशन इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि ब्रिटिश जनरल थॉमस गेग ने सैनिकों को बॉस्टन से कॉन्कर्ड भेजा ताकि जो वेपन्स थे उसको अपने कंट्रोल में ले लिया जाए और सैमुअल एडम्स और जॉन हैनकॉक जैसे नेताओं को अरेस्ट करना भी था। और उसी दिन लेक्सिंगटन में 700 ब्रिटिश सोल्जर्स, जिसको लीड लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रांसिस स्मिथ कर रहा था, उसने लगभग 77 अमेरिकी मिलिशिया सैनिक मिले, जिनकी कमान कैप्टन जॉन पार्कर के पास थी। फिर क्या हुआ, दोनों तरफ आमने सामने खड़े हो गए और अचानक गोलियों की आवाज़ हुई, जिसे इतिहास में कहा जाता है द शॉट हर्ड राउंड द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर में गूंजने वाली पहली गोली। लेकिन ये गोली किसने चलाई, ये आज तक साफ नहीं हो पाया। फिर ब्रिटिश सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। 8 अमेरिकी मिलिशिया मारे गए, 9 घायल हुए, बाकी लोग पीछे हट गए या भाग गए। इस छोटी सी झड़प ने इतिहास बदल दिया। यह वही पल था जब अमेरिकन क्रांति का पहला खून बहा और इसके बाद युद्ध की आग भड़क उठी। अब इन 2 वॉर्स के बाद मई 1775 में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की बैठक होती है और इस कॉन्फ्रेंस में कॉन्टिनेंटल आर्मी का गठन होता है, जिसके कमांडर इन चीफ होते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, जो बाद में आगे चलकर अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं। फिर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की 13 कॉलोनीज अपने आप को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देती हैं।
लेकिन ब्रिटेन और अमेरिकन कॉलोनिस्ट के बीच वॉर 1783 तक चलता है और फिर बाद में फ्रांस भी 1778 में अमेरिकन कॉलोनिस्ट के तरफ से ब्रिटेन के अगेंस्ट वॉर में पार्टिसिपेट करता है और फ्रांस के ज्वाइन करने से अमेरिकन कॉलोनिस्ट को फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प होती है और साथ ही साथ वेपन्स का भी सपोर्ट मिलता है। फिर 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, वही लॉर्ड कॉर्नवालिस जिनको 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, तो यॉर्क टाउन में हुए वॉर में ये सरेंडर कर देता है जॉर्ज वाशिंगटन को और ये वॉर का लास्ट स्टेज था। इसके बाद फिर से ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1783 में, जो ऑफिशियली एंड करता है अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर को और फाइनली ब्रिटेन ने यूएस को एज अ नेशन के रूप में ऑफिशियली मान्यता दे दी। लेकिन अभी तक यूएस के 50 स्टेट नहीं थे, सिर्फ मिसिसिपी रिवर के ईस्टर्न पार्ट को ही इंडिपेंडेंस मिली थी क्योंकि इसी एरिया में ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी स्टैब्लिश की थी। और अमेरिकन जो फ्लैग है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो 13 लाल और सफ़ेद लाइंस हैं, ये जो 13 कॉलोनीज थी ब्रिटिश की वो रिप्रेजेंट करता है और ये जो स्टार्स हैं अमेरिका के 50 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ ये स्टार्स मॉडर्न यूएस को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि पूरे 50 स्टेट काफ़ी बाद में मिलते हैं। तो ये था अमेरिका की जर्नी फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज टू दी इंडिपेंडेंस। और बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद यूएस कैसे इतना डेवलप्ड होता है और कैसे सुपर पावर बनता है। 19th सेंचुरी के लास्ट दौर को गिल्डेड एज कहा जाता है क्योंकि इस दौरान अमेरिका में मैसिव स्केल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। इस दौर में कई बड़ी बड़ी कंपनीज इस्टेब्लिश हुई। 1900 तक अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बन चुका था। 1879 से 1899 के बीच उसका कुल मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन दोगुने से भी ज़्यादा हो गया, लगभग $5.4 बिलियन से बढ़कर $13 बिलियन तक पहुंच गया। इतनी तेजी से ग्रोथ होने का रीज़न था डोमेस्टिक रिसोर्स और न्यू टेक्नोलॉजीज ने काम आसान बना दिया, जैसे बेसमर स्टील प्रोसेस, बिजली, इंटरनल कंबशन इंजन जो गाड़ियों और मशीनों में इस्तेमाल हुआ। 19th सेंचुरी की ग्रोथ में रेल रोड्स का काफ़ी योगदान रहा है। इसे उस समय अमेरिका का बैकबोन कहा गया है। सिविल वॉर के 20 साल बाद अमेरिका में रेलवे ट्रैक की लंबाई 3 गुना बढ़ गई, जिससे देश भर में एक राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क बन गया। 1900 तक अमेरिका में 1,90,000 मील से ज़्यादा रेल लाइनें बिछ चुकी थी। 1880 में ये करीब 93,000 मील थी। ये रेल लाइनें पूरे देश को जोड़ रही थी और हर बड़े इलाके तक पहुंच रही थी। इन रेलगाड़ियों का काम था रॉ मटेरियल्स जैसे कोयला, टिम्बर यानी लकड़ी, ऑयल, ये सभी चीज़ें, और साथ ही साथ फैक्ट्री में बनाए तैयार सामानों को पहुंचाती थी। रेलवेज ने कई नई चीज़ों की शुरुआत की, जैसे यूनिफॉर्म टाइम जोन, समय तय करने के एक जैसे तरीके, नई तरह की कॉरपोरेट मैनेजमेंट टेक्निक्स और स्टील व कोयले की ज़बरदस्त मांग पैदा की। फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स ने रेलवेज को एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी फंडिंग की और लाखों एकड़ ज़मीन रेलवे कंपनियों को दे दी गई, खास तौर पर उन कंपनियों को जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल लाइनें बना रही थी, यानी जो देश को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ती हैं। स्टील इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये न्यू एज का एक की मटेरियल बन गया था। रेल की पटरियों, ब्रिजेस, स्काई स्क्रेपर्स यानी ऊंची बिल्डिंग्स, मशीन्स और भी चीज़ों में इसका यूज़ होने लगा। 1880 से 1900 के बीच अमेरिका में स्टील उत्पादन 1.25 मिलियन टन से बढ़कर 10 मिलियन टन से भी ज़्यादा हो गया और 1910 तक अमेरिका 2.4 करोड़ टन से भी ज़्यादा स्टील का उत्पादन कर रहा था। मतलब स्टील ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की रफ्तार को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। सन 1890 तक अमेरिका की स्टील इंडस्ट्री, जो काफ़ी हद तक एंड्रयू कार्नेगी की मेहनत का नतीजा था, दुनिया में सबसे आगे निकल चुकी थी। बाद में फाइनेंसर JP मॉर्गन ने कार्नेगी स्टील को उसके कई कॉम्पिटिटर्स के साथ मिलकर 1901 में US स्टील नाम की कंपनी बनाई, जो दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी बनी। यहाँ तक कि 1900 तक अमेरिका का स्टील उत्पादन पहली बार ब्रिटेन से भी ज़्यादा हो गया था। इस तेज़ी से बढ़ते कारोबार के पीछे एंड्रयू कार्नेगी जैसे उद्यमी थे, यानी बिजनेसमैन थे, जो न सिर्फ मेहनती थे बल्कि नए आइडियाज़ और तकनीक से काम को बहुत आगे ले गए। पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी US की बहुत बड़ी ताकत बन गई। एडविन ड्रेक ने 1859 में पेंसिल्वेनिया में जब ड्रिल करके ऑयल निकाला तो सभी व्यापारी भी वहाँ पहुँच गए कि भाई हम भी ट्राई करेंगे और डॉलर कमाएंगे। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर ने खुद तेल निकालने की बजाय तेल को रिफाइन यानी शुद्ध करने पर ध्यान दिया। उन्हें 1870 में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की स्थापना की।
और फिर धीरे धीरे अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को या तो खरीद लिया या उनसे सस्ता बेचकर हरा दिया। रॉकफेलर ने अपने तेल के माल की ढुलाई के लिए रेलवे कंपनियों से खास प्रेफरेंशियल रेट्स पर समझौता किया। इसके बाद उसने पाइपलाइनों और टैंकरों जहाज़ों में भी इन्वेस्ट किया ताकि अपनी पूरी सप्लाई चेन पर कंट्रोल रख सके। रॉकफेलर की कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ने बहुत ही सख्त और चालाक तरीके से अपने प्रतियोगियों को हटाया। 1879 तक ये कंपनी अमेरिका की लगभग 95% ऑयल रिफाइनरियों पर काबिज हो चुकी थी। 1882 में रॉकफेलर और उसके साथियों ने मिलकर अमेरिका का पहला बड़ा बिजनेस ट्रस्ट बनाया। इसमें अलग अलग क्षेत्रीय कंपनियों को एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के तहत जोड़ दिया गया। तो ये थी अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री की कहानी। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने अमेरिकन इकोनॉमी को काफ़ी तेज़ी से ट्रांसफॉर्म किया। 1879 से 1899 के बीच फैक्ट्रीज में बनने वाले सामान 2 गुना हो गए और इंडस्ट्रियल वर्कर्स की संख्या भी दुगनी हो गई। नए टेक्नोलॉजीज और इन्वेंशंस ने पूरी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी, जैसे टेलीफोन, बिजली की लाइट, फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर और इंटरनल कंबशन इंजन जो कारों में चलता है। फिर स्टॉक कंपनीज फॉर्म हुई और यूरोप से काफ़ी पैसे आए और काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हुआ। साल 1900 तक अमेरिका कोयला और तेल उत्पादन में और स्टील व लोहा बनाने में पूरी दुनिया में सबसे आगे हो चुका था। इन्हीं मैसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के चलते यूएस में 1870 से 1900 के बीच लगभग 12 मिलियन इमिग्रेंट्स अमेरिका आए, जो या तो भूखमरी, धार्मिक उत्पीड़न से भाग रहे थे या रोजगार की तलाश में थे। शुरुआत में ज़्यादातर इमिग्रेंट्स जर्मनी, आयरलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यानी डेनमार्क, नॉर्वे और ब्रिटेन से आते थे। लेकिन 1890 के दशक तक बड़ी संख्या में लोग दक्षिण और पूर्वी यूरोप जैसे इटली, पोलैंड, रूस यहाँ सब जगह से आने लगे थे। सिटीज़ में इमिग्रेंट्स इतने आ गए थे कि जगह कम पड़ रही थी लोगों को रहने के लिए, और ये इमिग्रेंट्स लो स्किल्ड काम करने लग गए थे, जैसे रेल रोड्स में, स्टील फैक्ट्रीज में, गारमेंट शॉप्स में। संख्या इतनी ज़्यादा थी कि लोग टेंट लगाकर रहने लगे थे और इससे स्लम्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। और यहाँ तक कि रूरल अमेरिकन्स यानी जो ग्रामीण अमेरिकन्स थे वो भी अब सिटीज़ में आके बसने लगे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि बीमारियाँ, गंदगी, पॉल्यूशन, नॉइस तेज़ी से बढ़ रहा था। तो इन्हीं सब से निपटने के लिए सरकार ने नई सुविधाएं बनाई, जैसे इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार लाइनें, सबवेस यानी मेट्रोस, स्काई स्क्रेपर्स यानी बड़ी बिल्डिंगें, शहर से बाहर उपनगरों तक रेल लाइनें। भले ये औद्योगिक शहर गरीबी से जूझते रहे, लेकिन इन्होंने आधुनिक शहरी अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव रखी। गिल्डेड एज के टाइम यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने प्रो बिजनेस स्टैंस रखा। रेलवेज और फैक्ट्रियों को सरकार ने पूरा समर्थन दिया। उन्हें लैंड ग्रांट्स के साथ साथ हाई टैरिफ जैसे कि 1890 का मैकिन्ले टैरिफ का लाभ मिला और उन पर बहुत कम सरकारी नियंत्रण था। लेकिन धीरे धीरे जनता में रेलवे कंपनियों की बदसलूकी और मोनोपोली को लेकर चिंता बढ़ने लगी। इस दबाव के चलते 1887 में कांग्रेस ने इंटरस्टेट कॉमर्स एक्ट पास किया। इस कानून के तहत फर्स्ट फेडरल रेगुलेटरी एजेंसी बनाई गई, जिसे कहा गया इंटरस्टेट कॉमर्स कमीशन। इसका मकसद था रेलवे किराए को उचित और न्यायसंगत बनाना और जो रेट डिस्क्रिमिनेशन था यानी भेदभावपूर्ण रेट्स को गैर कानूनी ठहराना। यह अमेरिका में किसी भी उद्योग पर पहला फेडरल रेगुलेशन था। 1890 में कांग्रेस ने शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट भी पारित किया, जो किसी भी ऐसे ट्रस्ट या साजिश को गैर कानूनी घोषित करता था जो व्यापार की स्वतंत्रता को बाधित करे। इन कानूनों का उद्देश्य था मोनोपोली पावर को रोकना, ताकि कोई एक कंपनी पूरे बाजार पर कब्जा न कर सके। साधारण शब्दों में कहे तो गिल्डेड एज ने अमेरिका की आधुनिक कॉरपोरेट अर्थव्यवस्था की नींव रखी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसने जबरदस्त तरक्की की, लेकिन साथ ही साथ अमीरी, गरीबी और सामाजिक असमानता को भी उजागर किया, जो आगे चलकर 20वीं सदी के सुधार आंदोलनों को दिशा देने वाली थी। तो अब बात करते हैं अमेरिका के सुपर पावर बनने की कहानी पर। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने के बाद 2 साल तक न्यूट्रल बना रहा, लेकिन अप्रैल 1917 में जर्मनी ने बिना वार्निंग दिए सबमरीन से हमला करना फिर से शुरू कर दिया और उसी समय जिमरमैन टेलीग्राम भी सामने आया। इसलिए राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कांग्रेस से युद्ध की इजाज़त मांगी। अमेरिकन एक्सपीडिशनरी फोर्सेस 1918 में फ्रांस पहुंचे, यानी अमेरिकन सोल्जर्स, और युद्ध की दिशा बदलने में मदद की। भले ही अमेरिका ने सिर्फ लगभग 19 महीने तक लड़ाई की, लेकिन उसने ज़बरदस्त तरीके से तैयारियां की।
1916 से 1918 के बीच केंद्र सरकार का सैन्य खर्च 15 गुना बढ़ गया। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज भी दिया। युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका आर्थिक रूप से और ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरा। युद्ध के लिए किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स और लिबर्टी लोन से सरकार को भारी आमदनी हुई और यूरोपीय देशों के कर्जों के चलते अमेरिका एक नेट क्रेडिटर बन गया, यानी बाकी देश उससे ज़्यादा उधार लेने लगे। प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने आदर्शवादी 14 पॉइंट्स यानी 14 सूत्री योजना पेश की और ट्रीटी ऑफ वर्साय बनाने में मदद की। लेकिन जब अमेरिकन सेनेट ने लीग ऑफ नेशंस में शामिल होने से मना कर दिया तो अमेरिका एक बार फिर अलग थलग पड़ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। अमेरिका की फैक्ट्रियां तेजी से चलने लगी। युद्ध की सामग्री, जहाज और फूड ये सब बनाने लगे। अमेरिका का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया और यूरोपीय देशों से सोना और उधार की रकम न्यूयॉर्क की ओर बहने लगी। 1918 तक अमेरिका एक उधार लेने वाला देश नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उधार देने वाला देश बन गया। जैसा कि अभी मैंने बताया, फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक जो है उसमें सोने का भंडार भी काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि यूरोपीय देश अमेरिकी सामान का भुगतान सोने में करने लगे। इसी वजह से अमेरिकी डॉलर धीरे धीरे दुनिया की एक प्रमुख मुद्रा बन गई। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 में एक बार फिर अमेरिका ने दूरी बनाकर शुरुआत की। जब 1939 में युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने मार्च 1941 से लेंड लीज नाम की योजना के जरिए ब्रिटेन और अन्य देशों को मदद देना शुरू किया। फिर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अचानक पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। यह हमला अमेरिकियों के लिए एक बड़ा झटका था और इसी ने अमेरिका को सीधे तौर पर दूसरे वर्ल्ड वॉर में खींच लिया। अगले दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और जल्द ही जर्मनी और इटली ने भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद अमेरिकी जनता की राय पूरी तरह से युद्ध में शामिल होने के पक्ष में हो गई। वॉर के कुछ ही महीनों बाद यूएस दुनिया का हथियारों का गोदाम बन गया। सरकार और उद्योगों ने मिलकर फैक्ट्रियों को युद्ध के लिए तैयार किया। कार बनाने वाली फैक्ट्रियां अब टैंक और हवाई जहाज बनाने लगी। शिपयार्ड्स में लगातार युद्ध पोत और कार्गो शिप्स तैयार होने लगे और नई फैक्ट्रियां भारी मात्रा में हथियार बनाने लगी। पुरुष और महिलाएं दोनों ही बड़ी संख्या में काम पर लग गए, चाहे वो फैक्ट्रियां हों या फौज में हों। जहां 1940 में बेरोजगारी 15% थी, वो 1945 तक घटकर सिर्फ 2% से भी कम रह गई। अमेरिका की इंडस्ट्री ने बाकी सभी देशों से ज़्यादा सामान बनाया। 1945 तक दुनिया के कुल औद्योगिक उत्पादन का आधे से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ अमेरिका से आ रहा था। एक इतिहासकार के अनुसार मित्र देशों द्वारा इस्तेमाल किए गए 2/3 मिलिट्री इक्विपमेंट अकेले अमेरिका ने बनाए थे। 1944 तक अमेरिकी फैक्ट्रियां इतनी तेजी से जहाज बना रही थी कि एक्सिस पावर उन्हें डुबो भी नहीं पा रहे थे। इसी आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी वाली कोशिश ने अमेरिका को डिप्रेशन से बाहर निकाला। 1945 तक अमेरिका की इकोनॉमी में काफ़ी तेजी आई। उस वक्त तक अमेरिका के पास दुनिया के करीब 2/3 सोने का भंडार था। डॉलर जो सोने से जुड़ा हुआ था धीरे धीरे पूरी दुनिया की मुद्रा बन गया, जिसे ब्रेटन वुड्स समझौते में औपचारिक रूप से मान्यता भी दी गई। और इसी के अपोजिट ब्रिटेन, फ्रांस और जापान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनकी इकोनॉमी काफ़ी वीक हो गई। जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब अमेरिका एक सुपर पावर बन चुका था। दूसरा था सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, जिसे आप रसिया के नाम से जानते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद विपरीत इस बार अमेरिकियों ने दुनिया की अगुवाई करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। विंस्टन चर्चिल ने भी कहा कि अब ब्रिटेन अकेले आज़ाद दुनिया की रक्षा नहीं कर सकता और ये जिम्मेदारी अमेरिका ने संभाली। अमेरिका का ये तेज बदलाव युद्ध से पहले अकेले रहने की नीति से लेकर युद्ध के बाद वैश्विक नेता बनने तक इतना बड़ा था कि इतिहासकारों ने इसे अमेरिकन युग की शुरुआत कहा है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की भूमिका थोड़ी सीमित थी। हाँ, वो कर्ज देने वाला देश बना और शांति की बात करने लगा, लेकिन उसने ज़्यादा लंबे समय तक दुनिया की जिम्मेदारी नहीं ली। दूसरे वर्ल्ड वॉर में उसका रोल जबरदस्त था। इसी युद्ध ने अमेरिका को सुपर पावर बना दिया। युद्ध के दौरान फैक्ट्रियों में तेजी से उत्पादन हुआ, जिससे अमेरिका महाबंदी से बाहर निकल गया और एक बड़ा औद्योगिक और आर्थिक ताकतवर देश बन गया। युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करके कई नई संस्थाएं बनवाई, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, वर्ल्ड बैंक और नेटो। उसने यूरोप को दोबारा खड़ा करने के लिए मार्शल प्लान के जरिए आर्थिक मदद भी की। मार्शल प्लान के बारे में मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया है। राजनीति और सेना के मामले में भी अब अमेरिका आज़ाद दुनिया का नेता बन गया था। यानी 1917 में वुडरो विल्सन के युद्ध में कूदने के फैसले से लेकर 1949 में ट्रूमन की
कंटेनमेंट डॉक्ट्रिन तक ये दोनों युद्ध ऐसे मोड थे जिन्होंने अमेरिका को अटलांटिक के किनारे बैठे देश से उठाकर पूरी दुनिया पर छा जाने वाली शक्ति बना दिया। तो दोस्तों, अमेरिका तो सुपर पावर बन गया, अब थोड़ा इसके टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर ली जाए। तो 1950 के दशक की शुरुआत में सिलिकॉन वैली को एक इनोवेशन हब में बदल दिया। इसकी सफलता का रास्ता यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट्स, खासतौर पर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स और वेंचर कैपिटल के बीच आपसी सहयोग और साझेदारी। और अमेरिका की टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने की शुरुआत 1950 से 60 का जो दशक रहता है उनमें स्पेशली यानी 1955 में शुरू होती है, जब विलियम शॉकली जो बेल लैब्स में ट्रांजिस्टर के को इन्वेंटर थे, उन्होंने माउंटेन व्यू में शॉकली सेमीकंडक्टर लैब की शुरुआत की। हालांकि उनका सख्त और कठिन मैनेजमेंट स्टाइल कई होनहार इंजीनियरों के छोड़ने का कारण बना, जिन्हें ट्रेटरस 8 कहा गया। इन इंजीनियरों ने बाद में मिलकर फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर की स्थापना की। फेयरचाइल्ड ने सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर में क्रांति ला दी और इससे ढेरों नई टेक्नोलॉजी कंपनियां शुरू हुई। जब 1957 में यूएसएसआर ने स्पुतनिक उपग्रह लॉन्च किया तो अमेरिका में रक्षा अनुबंधों की मांग तेजी से बढ़ी। इससे उन्नत सेमीकंडक्टर्स की जरूरत भी बढ़ी और फेयरचाइल्ड की सफलता ने वेंचर कैपिटल निवेशकों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया। फिर वेंचर कैपिटल और स्टैनफोर्ड की भूमिका ने 1970 के दशक की शुरुआत तक वेंचर कैपिटल कंपनियां, खासकर क्लीनर पर्किंस और शिकवा कैपिटल, मेन्लो पार्क की सैंड हिल रोड पर स्थित हो चुकी थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग ऑफिस के जरिए इनोवेशन को बढ़ावा दिया। साथ ही कैलिफोर्निया के आसान एम्प्लॉयमेंट लॉस, जहां नॉन कम्पीट क्लॉज कमजोर थे, उनकी वजह से इंजीनियर जल्दी से नई कंपनियां शुरू कर पाते थे। 1980 में एप्पल कंप्यूटर का $1.3 बिलियन का आईपीओ इस वेंचर कैपिटल सफलता का संकेत था। 1980 के मिडिल तक सिलिकॉन वैली में सैकड़ों सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनियां काम कर रही थी। फिर 1980 के दशक में सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और आधुनिक टेक कंपनीज का राइज होना। हालांकि सेमीकंडक्टर तकनीक अब भी बुनियाद बनी रही लेकिन सिलिकॉन वैली की पहचान सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सेवाओं की वजह से और भी तेजी से बढ़ी। 1970 के शुरुआती दौर में जेरोक्स पार्क नाम की एक लैब में कई बड़ी खोजें हुई, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI जिसे कहते हैं, और ईथरनेट। साल 1979 में स्टीव जॉब्स ने पार्क का दौरा किया और वहीं से GUI का आइडिया लिया, जिसे बाद में उन्होंने एप्पल के लीजा और मैकिंटोश कंप्यूटर में इस्तेमाल किया। इसी दौरान स्टैनफोर्ड और SRI में DARPA, एक सरकारी रक्षा एजेंसी द्वारा फंड किए गए प्रोजेक्ट्स ने ARPANET की नींव रखी, जो आगे चलकर इंटरनेट बना। और फिर 1990 के दशक से गूगल, सिस्को, इंटेल, फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों ने सिलिकॉन वैली को आधुनिक टेक्नोलॉजी का केंद्र बना दिया। आज सिलिकॉन वैली में हजारों स्टार्टअप्स हैं, अरबों डॉलर की वेंचर कैपिटल निवेश होती हैं और यहाँ का टेक इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब से लेकर बायोटेक तक हर चीज को प्रभावित करता है। दोस्तों, ये थी अमेरिका की सुपर पावर बनने की पूरी कहानी। एक ऐसा सफर जो संघर्ष, रणनीति और अवसरों से भरा हुआ था। इतिहास को जानना जरूरी है ताकि हम आज की दुनिया को बेहतर से समझ सकें। बाकी अगर कहीं कुछ गलतियां हुई तो उसके लिए माफ़ करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।